डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अलग अलग जो इवेंट्स देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो वो इवेंट्स हम केवल फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर 4 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मेनली हम जो फ्लावर का एक जर्नल इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे, और साथ में जो जो पोलन ग्रेन है वो कैसे बनते हैं वो कंप्लीट डिस्कशन इस पार्ट में रहेगा, जिसमें हम अलग अलग जो स्टेमन है, एंथर है और जो फिलामेंट है, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया देखेंगे क्या होता है, पोलन ग्रेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो लास्ट में जो पोलन ग्रेन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिशियल पर्पज के लिए, तो वो इस पार्ट के अंदर मेनली डिस्कशन रहेगा। बाकी का जो डिस्कशन है सेकंड पार्ट में हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे, जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर कैसे ओवम बनता है वो देखेंगे। और जो थर्ड पार्ट है वो पोलिनेशन के बारे में रहेगा, और कुछ हम टेक्निक देखेंगे जैसे हाइब्रिड, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो थर्ड पार्ट से। और इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें हम पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को, पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन से। Myriads of flowers, scents, and perfume that we swoon over, rich color that attract us, are all there as an aid to the sexual reproduction। जो हम फ्लावर्स देखते हैं बहुत ही अनगिनत नंबर में, मायरेट्स का मतलब है जो अनगिनत संख्या में पाए जाएं, और जो सेंट्स एंड परफ्यूम्स जो खुशबू होती है फ्लावर्स की, जो हम सून ओवर मतलब जिनसे हम सून ओवर का मतलब जो जिनको हम यूज भी करते हैं, रिच कलर्स और बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स हैं उनके रंग अलग अलग होते हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है सारे, ये एक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एड होता है। एड का मतलब एक डिवाइसेज होती हैं, यूज किए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। जो फ्लावर्स हैं वो केवल हमारे यूज के लिए नहीं बने होते प्लांट के अंदर की, ह्यूमंस के यूज के लिए बनाए गए हैं। जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमको पता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसमें गैमेट्स वगैरह बनते हैं, गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस। जब अलग अलग फ्लावर्स एक फ्लोरल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता। फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन। तो अलग अलग फ्लावर्स हैं अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग हैबिटेट में वो अनुकूलताएं अलग अलग दिखाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो शेप, कलर, साइज, सेंट्स, परफ्यूम्स, नेक्टर वो अलग अलग उनके अंदर पाया जाता है। टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट्स एंड द सीड। तो अडेप्टेशन क्यों होती हैं, ताकि जो एक एंड प्रोडक्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या जो फ्रूट्स हैं वो बनाए जा सकें और जो सीड्स हैं वो बनाए जा सकें, किससे, फ्लावर से। इसलिए वहाँ पे अलग अलग टाइप की अडेप्टेशन है वो पाई जाती हैं। तो आगे है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में एक जो आश्चर्यचकित करने वाला एक ऑर्गन होता है, हैरान कर देने वाला ऑर्गन होता है, आकर्षक ऑर्गन भी बोल सकते हैं, फैसिनेटिंग। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस। जो फ्लावर्स होते हैं वो सौंदर्य के, ऑर्नामेंटल मतलब अब जो हम साजो सजावट में रखते हैं, जो अलग अलग गमले में पौधे रखते हैं तो उनके भी फ्लावर की वजह से उनको रखते हैं। सोशल, सामाजिक और रिलीजियस, धार्मिक, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट में जो फ्लावर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। एंड कल्चरल वैल्यू, मतलब पारंपरिक वैल्यू भी जुड़ी होती है इनके साथ। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज द सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, इफेक्शन या अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मोर्निंग। तो जो कल्चरल वैल्यू में ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो फ्लावर्स है उनको पुराने टाइम से ही ह्यूमन फीलिंग को, जो मानव भावना को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो लव है, प्रेम है, अफेक्शन है, ये भी प्रेम प्यार को रिप्रेजेंट करता है। हैप्पीनेस खुशी, ग्रीफ दुख, और मोर्निंग शोक। तो ये ग्रीफ और दुख मतलब जो शोक और दुख लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, दुख थोड़ा होता है, शोक थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। टू ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर आर मोर्फोलॉजिकली एंड इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एक जीव वैज्ञानिक होता है उसके लिए फ्लावर मोर्फोलॉजिकली और इम्ब्रियोलॉजिकली का मतलब क्या है, मोर्फोलॉजिकल का मतलब बाहरी तरफ, बाहरी यदि उसकी स्ट्रक्चर देखें स्ट्रक्चरल बेस पे, एंड इम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब जो इम्ब्रियोजेनेसिस होती है, इम्ब्रियो बनता है, तो उसके लिए वो क्या है, मार्वेल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मार्वल्स का मतलब एक चमत्कार।
तो बहुत सारी जो यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं फ्लावर के अंदर वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी एक ऑर्डर वे में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो कि प्रोसेस को समझने के लिए बड़े जिज्ञासु होते हैं, उनके लिए तो ये मार्वेल्स से कम नहीं है। और साथ में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स के अंदर ही होता है। उसके बाद है जो कॉमन फ्लावर पार्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं। एक बिल्कुल टिपिकल फ्लावर है जिसके अंदर सेपल होते हैं, ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं जो कि आउटर वर्ल होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये। और बाहर से जब हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो सेपल के बाद पेटल आते हैं। सेपल का क्या काम होता है, जब ये फ्लोरल बड इमेच्योर स्टेज में होता है फ्लावर, उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं ये। पेटल्स क्या करते हैं, ये कलर्ड पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद इनसे अंदर की तरफ होता है स्टेमन। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट होता है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, तंतु बोलते हैं जिसको हिंदी में। और एंथर क्या है, जहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन जहाँ पे बनते हैं। उसके बाद जो सेंटर में बिल्कुल सेंटर मोस्ट वर्ल होता है वो पिस्टल होता है, कार्पल या पिस्टल, जो कि फीमेल पार्ट होता है जिसके अलग अलग भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या करती है, रिसेप्टिव पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। स्टाइल एक ट्यूब होती है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ओवरी एक बेसल पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल में ही एग है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग इवेंट होते हैं। सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे और इसके अंदर स्ट्रक्चर और इवेंट्स, अलग अलग टाइप की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और कुछ घटनाएं होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोर्डियम। फ्लोरल प्रीमोर्डियम का मतलब है वो स्ट्रक्चर जिससे आगे जाके फ्लावर बनता है। तो कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी होते हैं। मतलब हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोसिन, साइटोकाइनिन्स, जिबरलिन वगैरह। तो ये अलग अलग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है कब, जब फ्लावर को बनाना होता है प्लांट के अंदर। तो जिसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब जैसे हमने अलग अलग भाग देखे हैं कि किस भाग को स्टेमन बनाना है, किस भाग को कार्पल बनाना है, किस भाग को पेटल्स बनाना है, तो उनकी डिफरेंशिएशन होनी वहाँ पे शुरू हो जाती है अलग अलग फ्लावर पार्ट्स की। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर्स। जो इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो वो एक अरेंजमेंट बनता है फ्लावर्स का एक फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, जिसके ऊपर फ्लोरल बड्स होते हैं। मतलब बड्स क्या, एक मुकुलन स्टेज होती है, ये पहले की स्टेज होती है, इसी से आगे फ्लावर है वो खिलता है। इन फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। तो फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट होता है जिसको हम एंड्रोसियम, वर्ड साइंटिफिक नेम एंड्रोसियम यूज करते हैं। जितने भी स्टेमन होते हैं उनके लिए एंड्रोसियम वर्ड यूज किया जाता है, स्टेमन सिंगुलर होता है। जबकि जो गाइनोसियम है फीमेल पार्ट्स के लिए, जो कार्पल, पिस्टल, जिस जो भी बोले हम, तो वो सारे गाइनोसियम पार्ट में आ जाते हैं। तो वो डिफरेंशिएट होंगे और विकसित होना शुरू हो जाते हैं। एंड्रोसियम क्या है, कंसिस्ट ऑफ वर्ल। वर्ल का मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। जो फ्लावर के अंदर हम देखते हैं सारी चीजें, जो पेटल हैं वो भी सर्कुलर अरेंजमेंट में, वृत्ताकार अरेंजमेंट में स्थिर होती हैं। और जो वर्ल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो एंड्रोसियम है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है जो कि पोलन ग्रेन बनाएगा। जबकि जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है स्टेमन के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दो पार्ट होते हैं स्टेमन के। एक फिलामेंट होता है जो कि लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक, स्टाक मतलब एक डंडी जिससे एंथर जुड़ा होता है टॉप पे। और प्रोक्सिमल एंड ओ फिलामेंट, जो पास वाला एंड होता है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच हो सकता है। थैलेमस क्या है, बेसल पार्ट होता है जो फ्लावर का, जहाँ से जो सारे वर्ल हैं वो अराइज हो रहे होते हैं। या फिर पेटल से भी, फ्लावर के जो पेटल होती है उसके साथ भी ये अटैच हुआ मिल सकता है। जो फिलामेंट है, फिलामेंट के अटैचमेंट अलग अलग जगह पे हो सकती है। तो एंथर क्या है, एंथर टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। टर्मिनली का मतलब जो टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाए फिलामेंट के। तो बाइलोब्ड मतलब दो लोब होते हैं इसके अंदर। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर होता है उसके अंदर दो लोब होते हैं। दो लोब मतलब दो चैम्बर होते हैं और प्रत्येक लोब में दो थीका, उसके भी आगे दो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, जिसकी वजह से उसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं। ओपन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग थीका। थीका के बिल्कुल बीचों बीच एक जो डिप्रेशन सा देखने को मिलता है, एक जो स्ट्रक्चर पार्टिकुलर एक लाइन देखने को मिलती है लेंथ वाइज,
जो कि थीका को सेपरेट कर देती है। जैसे हम आगे स्लाइड में पिक में देखेंगे ये बात। बायलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। बायलोब्ड का मतलब दो लोब बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दिख जाते हैं, डिस्टिंक्ट दिख जाते हैं जब हम एंथर का डाइसेक्शन करते हैं, एंथर को जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसमें काट के देखते हैं। एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, टू इन ईच लोब। जैसे हमने ऊपर थीका देखा था, थीका एक लोब में दो थीका थे और दो लोब में चार थीका हो गए। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं जो चारों थीका है उनके पास एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ये आगे जाके डेवलप होके पोलन सेक्स बनाती हैं, पोलन की थैलियां बनाती हैं, मतलब जिसमें पोलन ग्रेन है वो डेवलप होते हैं। दे एक्सटेंड longitudinally all through length of the anther and are packed with the pollen grain। जो ये पोलन सैक हैं ये भी लेंथ वाइज एलोंगेट होते हैं, मतलब इनकी लेंथ बढ़ती रहती है और एंथर की पूरी लेंथ में फैल जाते हैं और किसके साथ पैक हो जाते हैं, पोलन ग्रेन इनके अंदर बनते हैं, तो पोलन ग्रेन से भर जाते हैं। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग फ्लावर में जो स्टेमन का नंबर है और जो उनकी लेंथ है वो अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद है यहाँ पे जो हम डायग्राम से समझेंगे, जैसे एंथर को जब हम ट्रांसवर्सली कट करके देखते हैं तो चार सर्कुलर लाइन देखने को मिलती है। ये चार सर्कुलर लाइन क्या है, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं या फिर पोलन सैक बोल सकते हैं। जबकि एक एंथर को बाहर से देखें तो वो फिलामेंट उसके नीचे मिलता है और एंथर बायलोब्ड स्ट्रक्चर ऊपर मिलती है। और यहाँ पे भी ये सेम डायग्राम है एनसीईआरटी से ले रखे, जिसके अंदर जो एंथर में जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो जो ये वाल है, जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स मतलब ये जो निशान बने हुए हैं डिप्रेशन से बने हुए हैं, तो वो वहां से ब्रेस्ट होती है और जिसकी वजह से जो पोलन सैक है उससे पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो ये लाइन ऑफ डाइसेंस भी बोलते हैं, डाइसेंस का मतलब ब्रस्टिंग। और जो यहाँ से हम देख सकते हैं पोलन कैसे सेड होते हैं, मतलब बाहर भी करते हैं पोलन ग्रेन से, किससे, एंथर से, जब ये मैच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब जो पोलन ग्रेन है वो बनते हैं, तो उस स्ट्रक्चर की उसकी हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो एक बिल्कुल वृत्ताकार स्ट्रक्चर दिखाई देती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और ये चार वाल से घिरी होती है, चार वाल कवर करती हैं इसको। एक एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की तरफ होती है, उसके बाद एपिडर्मिस से अंदर की तरफ एंडोथीसियम लेयर होती है, फिर दो चार लेयर्स किसकी आ जाती हैं, मिडल लेयर्स, और लास्ट में सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम। आउटर थ्री वाल्स लेयर्स परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो जो ब्रस्टिंग होती है किसकी, एंथर की, तो वो पहले तीन लेयर्स में होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स में। जबकि जो टैपेटम है ये क्या करती है, सबसे इनर मोस्ट वाल होती है, ये स्पोरेंजिया के बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, और इसका काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, मतलब जो खाना पानी है वो देने का, ताकि पोलन ग्रेन है अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। सेल पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म। सेल के पास जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा पाया जाता है यहाँ पे, और मोर देन वन न्यूक्लियस, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाती है, जिसको सिनसिटिसम बोलते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोला जाता है। एक स्पोरोजीनियस टिश्यू भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्या होता है ये, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। तो होमोजीनियस सेल का एक ग्रुप होता है, ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली मतलब सेल हैं बिल्कुल पास पास में रेंज होती है, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाएगा। ऑक्यूपाइंग सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन यंग एंथर। जो यंग एंथर में पाया जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कि जो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शन करते हैं हम टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का, तो वहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर ही क्या होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। और जो यंग एंथर होता है उसके अंदर ये स्पोरोजीनियस टिश्यू या स्पोरोजीनियस सेल प्रेजेंट होती है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन बन जाते हैं सेंटर के अंदर। और यहाँ से देख सकते हैं हम वाल ब्रेक हुई पड़ी है, इसमें से क्या है, पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलते हैं। वाल होती हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। जो ब्लू कलर में सबसे ऊपर लाइन है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लेयर है, सेल्स की एक लेयर होती है। उसके बाद एंडोथीसियम लेयर है। उसके बाद कुछ दो से तीन लेयर्स किसकी आ जाती हैं, मिडल लेयर्स की, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की गई है। और जबकि जो जो पर्पल कलर है, देख लिखाई में पर्पल कलर है, लेकिन जो रेड कलर की जो लेयर है वो टैपेटम लेयर हो जाती हैं, और लास्ट में जो जो इनर मोस्ट रीजन होता है वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, मतलब इन्हीं से आके माइक्रोस्पोर बनते हैं। उसके बाद है डिहेंस ऑफ एंथर। डायग्राम पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हमने कैसे दिखाना होता है,
ये वाल को ब्रेक करते हुए दिखाना होता है और इसमें से पोलन ग्रेन को बाहर की तरफ रिलीज करते हुए दिखाना पड़ता है। उसके बाद है जो यही ऊपर वाली जो लेयरिंग है उसको हम डायग्रामेटिक टाइप से, दोनों के एक जैसे डायग्राम है लेकिन यहाँ पे कलरिंग अलग अलग की गई है। यहाँ पे नॉर्मल कलर जो येलो कलर है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है, डायग्राम सेम ही है। उसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, वो प्रोसेस हम अभी देखते हैं। एज एंथर डेवलप्स, जैसे ही उसका एंथर का विकास होता है, एंथर ग्रो करता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड म्योटिकली। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है जो यंग एंथर में पाया जाता है उसकी जो सेल होती हैं तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं, किसके द्वारा, मियोटिकली के द्वारा। मियोटिकली मतलब मियोसिस डिवीजन होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके अंदर 4 हैप्लोइड सेल बनती हैं, जो कि हमने 11th क्लास के जो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी देखा है। मियोसिस जो सेल डिवीजन है, हैप्लोइड सेल बनती है, यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ली होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राज। जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है उसकी प्रत्येक सेल वो क्या कर सकती है, आगे मियोसिस कर सकती है और मियोसिस करके 4 सेल बना सकती है, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, जो पीएमसी पोलन मदर सेल बोलते हैं उसको। तो मियोसिस के द्वारा तो ये जितनी भी 4 सेल बनाती हैं, ये 4 सेल बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल के गुच्छे में अरेंज होते हैं माइक्रोस्पोर, उनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एज एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होएगा और डिहाइड्रेट मतलब उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, वो सूख जाएगा और सूखने से जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर से ही आगे जाके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बनते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the hands of anther। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन है वो बनते हैं, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे, और जो कि जब डायहेंस मतलब एंथर की जो वाल ब्रस्ट होती हैं तब वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है और मियोसिस के द्वारा, उसमें मियोसिस 1 के द्वारा वो 2 सेल बने, 2 न्यूक्लियस बनेंगे स्टार्टिंग में जो कि हैप्लॉयड होंगे, और उसके बाद मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियस हैं वो बन जाते हैं और इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं, जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या करते हैं, अलग अलग माइक्रोस्पोर बनाते हैं और माइक्रोस्पोर में एक न्यूक्लियस होता है। ये टेट्राइड कंडीशन है माइक्रोस्पोर टेट्राइड। और आगे जो न्यूक्लियस है आगे ये माइटोसिस करता है और माइटोसिस से क्या कर सकता है, अपनी जो नंबर है उसको ये इंक्रीज करता रहता है। इसके अंदर ही जो माइटोसिस होती है, जो एक न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर, तो इसके अंदर 2 सेल बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके 2 पोलन गैमेट्स हैं या फिर 2 मेल गैमेट्स हैं, 2 सेल स्टेज बोल सकते हैं इसको। और कई बारी जो ये 3 सेल स्टेज किसको बोलेंगे, जब ये जनरेटिव सेल 2 के अंदर डिवाइड हो जाती हैं तो ये 2 तो जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाती है और जबकि जनरेटिव सेल मेल गैमेट्स बनाती हैं। तो ये 2 सेल स्टेज देखने को मिलती है कुछ प्लांट्स में, कुछ में 3 सेल स्टेज भी देख सकते हैं। उसके बाद है पोलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का ये डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर एक छोटी यूनिट होती है मीटर की, 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं एक मीटर के अंदर। तो डायमीटर इनका कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। हैज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वाल, तो इनके पास एक 2 लेयर की वाल प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट जो दिखाई दे अलग अलग। एक एक्साइन होती है, एक्साइन क्या होता है, हाउ हार्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिनी। स्पोरुलिन एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, मतलब इसके ऊपर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं पड़ता है, हीट गर्मी हो सर्दी हो, कोई इंजाइम एक्शन हो, कोई एसिड हो बेस हो, इसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता। तो ये आउटर लेयर है एक्साइन जो है वो स्पोरुलिन की बनी होती है। तो ये क्या कर सकता है, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली। तो ये किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकती है, ये लेयर, ये डैमेज नहीं होगी, कोई भी इंजाइम इसको आज तक डिग्रेड नहीं कर पाया है।
और कुछ जर्म पोर होते हैं। जर्म पोर क्या? प्रोमिनेंट अपर्चर वेयर स्पोरुलिन इज एब्सेंट। तो कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं एग्जाइन में ही जहाँ पे स्पोरुलिन है वो एब्सेंट होता है। क्यों? ताकि जो पोलन ट्यूब भी इसमें से निकलनी है पोलन ग्रेन में से, तो उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। ये पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो कई बार जो पोलन ग्रेन है वो पुराने से पुराने 2-2000 4-4000 साल पुराने पोलन ग्रेन है वो देखने को मिल जाते हैं। और वो किस वजह से देखने को मिलते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है ये उनके अंदर वाले कंटेंट को खराब नहीं होने देती और वो वाइबल होते हैं। वाइबल का मतलब जब भी वो हम पोलिनेशन वगैरह करवाएंगे तो वो स्टिग्मा के साथ पोलिनेशन करके वहां पे पोलन जर्मिनेशन या फिर पोलन ट्यूब बना सकते हैं। एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो इसके अंदर काफी अलग अलग प्रकार का डिजाइन और पैटर्न का मतलब इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद है इंटाइन। इंटाइन क्या होती है? इनर वालो पोलन ग्रेन के बिल्कुल इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती है और ये थिन, ये पतली होती है और कंटिन्यूस होती है। ये ऐसे जगह जगह पे जर्म पोर नहीं बनाती, ये हमेशा कंटिन्यूस मिलेगी। जबकि जो एग्जाइन है उसको हम डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज से और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो एक फ्लूइड मटेरियल भरा होता है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। कंटेन 2 सेल। इसके अंदर 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होती है, साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है और उसके पास खाना मटेरियल वगैरह स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो जनरेटिव सेल को जब भी आगे मेल गैमेट बनते हैं पोलन ग्रेन में तो उसको वो खाना पानी वगैरह प्रोवाइड करती हैं। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और वो फ्लोट करती है, मतलब तैरती है किसके अंदर? जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तैरती हुई मिलेगी। स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल के आकार की दिखाई देती हैं, बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है ये भी। और डेंस साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर भी जो साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है क्योंकि इसको आगे डिवाइड करना होता है और इसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म की स्पीसीज के अंदर जो पोलन ग्रेन है जब वो रिलीज होते हैं एंथर से तो वो 2 सेल स्टेज होते हैं। 2 सेल मतलब एक जनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। जबकि जो बचे हुए हैं 40% जो एंजियोस्पर्म बच गए उनके अंदर क्या होता है? जब पोलन रिलीज होता है एंथर से उस टाइम पे जो जनरेटिव सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? एक दो तो ये पहले थी सेल, जनरेटिव सेल एक थी और वेजिटेटिव सेल एक थी। लेकिन वेजिटेटिव सेल तो यहाँ पे एक ही रहेगी लेकिन जनरेटिव सेल आगे 2 सेल बना लेती हैं, जिसकी वजह से टोटल 3 सेल और बन जाती हैं, इसलिए इसको 3 सेल स्टेज बोला जाता है। उसके बाद है तो जो पोलन ग्रेन की जो माइक्रोस्कोपिक पिक है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से नुकीले से भाग होते हैं इसके ऊपर, तो किसको स्टिग्मा के ऊपर अटैच होने में मदद करते हैं। और हम देख सकते हैं पोलन ग्रेन की जो लेयर है, बाहर वाली लेयर है स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, जगह जगह खाली होते हैं जिसको जर्म पोर्स बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं होती। जबकि अंदर वाली जो इंटाइन लेयर है वो कंटिन्यूस होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2 सेल होती हैं, एक सेल बड़ी है जिसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, दूसरी सेल छोटी है जिसको जनरेटिव सेल बोला जाएगा। और जब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन इस तरीके से बिल्कुल आउटर देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक पिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक पिक। और जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है? इसमें पोलन ट्यूब निकलती है और ये पोलन ट्यूब ही मेल गैमेट्स को स्टिग्मा के पार्ट से होती हुई, स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई जो ओव्यूल है ओव्यूल के पास लेके जाती हैं। और इसके अंदर कितने गैमेट को ले होती है? ये 2 मेल स्पर्म को लेके चलती है या 2 मेल गैमेट्स को लेके चलती है और ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चलता है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम पोलन ग्रेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी स्पीसीज काज सर्व एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लिकेशन। मतलब कुछ पोलन ग्रेन, कुछ प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि जो पोलन ग्रेन है उनकी वजह से एलर्जी क्रिएट होती है। ब्रोंकियल एप्लिकेशन का मतलब है जो सांस लेने से संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। इन सम पीपल ओपन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब जो लंबे टाइम तक रेस्पिरेटरी बीमारी हो, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकिटिस है। ब्रोंकिटिस में जो ब्रोंकाई होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जलन सी रहती है। और जो सबसे ज्यादा एलर्जी कोज करता है जैसे पार्थिमम, जो कैरेट ग्रास होता है, कैंगरसी घास जिसको बोलते हैं, ये जो कि वीट के साथ इंपोर्ट किया गया था, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब वो हो रहा था अपने इंडिया के अंदर चल रहा था जो 1960 के दशक में, तो उस टाइम पे जब अलग अलग वैरायटीज यूज की जा रही थी गेहूं की,
तो मैक्सिको से गेहूं मंगवाया जा रहा था और उसके साथ में इसको इंपोर्ट किया गया था। ये अपने आप ही आ गया था वैसे, और ये इतना ज़्यादा फैल गया अपने इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इसके पोलन ग्रेन होते हैं वो अस्थमा वाले पेशेंट को पोलन एलर्जी क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है जो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं वो पोलन, इनके पोलन ग्रेन से दूर ही रहें, जो कांग्रेसी ग्रास है इससे दूर रहने की उनको सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन के अंदर काफ़ी जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। बिकम ए फैशन टू यूज पोलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं अलग अलग जो बॉडी बिल्डर वगैरह एथलीट वगैरह, तो वो क्या करते हैं पोलन टेबलेट भी यूज करते हैं। मतलब जो टेबलेट्स जो गोलियां आती हैं इनकी, जो हम अलग अलग टेबलेट यूज करते हैं तो उस फॉर्म में भी ये यूज किए जाते हैं। इन वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी देश होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट, तो उनकी मार्केट के अंदर बाजारों में अलग अलग टाइप के जो पोलन टेबलेट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। और सिरप्स का मतलब है जो एक पेय पदार्थ होते हैं, तो उनके रूप में भी जो पोलन ग्रेन यूज किए जाते हैं। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेज, तो जो पोलन ग्रेन यदि यूज किए जाएं तो इससे जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होता है। जैसे एथलीट होते हैं जो धावक होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो ज़्यादा इसका यूज करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इससे स्टेमिना इंक्रीज होता है। और जो रेस हॉर्सेज होते हैं, जो घोड़े दौड़ने के लिए जो दो गेम होते हैं अलग अलग, तो उनके लिए जो घोड़ों को ये पोलन ग्रेन्स है वो यूज करवाया जाता है, क्योंकि उनमें भी स्टेमिना का रोल आता है। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं हम, अलग अलग टाइप की स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन है उनको स्टोर किया जाता है कई कई सालों तक, किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -1960 डिग्री सेल्सियस, मतलब 196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। और इस माइनस में टेम्परेचर को क्यों रखा जाता है इतना ज़्यादा, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो डैमेज ना हो जल्दी, तो उनको हम फ्यूचर में भी यूज कर सकें। किसके अंदर, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो अलग अलग फसलें तैयार करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। और ऐसे ये पोलन बैंक होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, पोलन बैंक, सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, तो इनमें इनको स्टोर करके रखा जाता है।